प्रिय पाठकों नमस्कार। स्वयं का भविष्य निर्माण अध्याय में आपका स्वागत है। यह अंतिम अध्याय आपको स्वयं के भविष्य के सरल निर्माण का स्वरूप प्रदान करेगा जो आपको कई प्रकार से लाभान्वित करेगा। इस अध्याय में आपको उस गणित के विषय में भी बताया जाएगा जिसकी चर्चा हमने इस पुस्तक में कई बार की है। ये पुस्तक अपने दूसरे संस्करण में नेटवर्क उद्योग की वास्तविक कार्यशैली से अवगत कराएगी जो शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। स्वयं का भविष्य निर्माण इस संसार को केवल दो ही सिरों के मध्य जाना जा सकता है जिन्हें जन्म एवं मृत्यु कहा जाता है। किसी यात्रा पर जब हम भ्रमण के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम यही प्रयास करते हैं कि मांग के लिए उपयोगी सामग्री अपने साथ रख ले एवं इतना धन संग्रह उपलब्ध हो जिससे हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न उत्पन्न हो। इस विषय को विशेष तौर पर अंत में रखा गया है। पुस्तक के दूसरे अध्याय में इसके प्रारंभिक चरण को आपके साथ साझा किया गया था। क्योंकि अब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय को स्पर्श कर चुके हैं एवं जिस लक्ष्य को लेकर यह पुस्तक प्रारंभ की गई थी उसका भावार्थ आपको प्राप्त हो गया होगा। नेटवर्क उद्योग की वास्तविकता विषय मूल रूप से एक ऐसे समूह की रचना पर आधारित है जो भविष्य के बाजार के लिए हमें तैयार करना है। वर्तमान में नेटवर्क विपणन प्रणाली अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग नामक एक बहुत बड़ा उद्योग प्रचलन में है। इसका संक्षिप्त विवरण आपसे पहले ही साझा किया जा चुका है, किंतु यहाँ पर आपके समक्ष इस उद्योग को यथार्थ रूप में समझाया जाएगा एवं साथ ही किस प्रकार इस उद्योग से हम लाभान्वित हो सकते हैं उसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जब एक व्यक्ति का विवाह किया जाता है तो वर एवं वधू दोनों की लग्न पत्रिका को आपस में मिलाकर देखा जाता है। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव हमारे सहयोगी का स्थान माना जाता है। विवाह के लिए मुख्य तौर पर चंद्र जिस भाव में विराजमान होता है उस राशि को भी विशेष महत्व दिया जाता है। चंद्रमा संचार माध्यम का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। चंद्रमा प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया गया एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटरीकृत उपग्रह पृथ्वी के आकाशीय मंच पर स्थापित कर दिए हैं। ये सभी कृत्रिम उपग्रह चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न विकसित कर दिए जाएं, किंतु चंद्रमा के प्रभाव के सामने ये सभी बहुत कम प्रभाव दिखा सकते हैं। संचार माध्यम मूल रूप से ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगों को उपयोग करता है एवं उनके विद्युतीयकरण के द्वारा सूचनाओं को प्रसारित भी करता है। वर एवं वधू जीवन में सबसे निकटतम सहयोगी माने जाते हैं, इसलिए चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि को दोनों के लिए सहयोगी होना आवश्यक होता है। इस बात को यदि ध्यान में रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों का मानसिक एवं वैचारिक तालमेल श्रेष्ठ रहता है। अन्यथा वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद समय समय पर द्वंद्व का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने नेटवर्क को बना रहे होते हैं तो मूल रूप से विचारों का मिलना आवश्यक होता है जो व्यापारिक मंच में भी सहयोगी बन सके। सामान्य तौर पर कोई भी नेटवर्क उस समय तक संगठित स्थिति में नहीं रह सकता जब तक उसमें आपसी मतभेद उपस्थित रहे। इसलिए नेटवर्क बनाने से पूर्व हमें उस विचारधारा को समझना आवश्यक होता है जिसको आधार मानकर हम अपने जीवन का अध्याय लिखने जा रहे हैं। 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। पहला, समान बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति। दूसरा, हमारे भीतर उपलब्ध वह गुण अथवा गुणों का समूह जो प्रकृति ने हमें जन्म से ही प्रदान किया है। इन सभी गुणों की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। तीसरा, हमारी व्यक्तिगत आजीविका का क्षेत्र एवं आर्थिक स्तर।
इन 3 बिंदुओं के आधार पर हमें सर्वप्रथम अपना एक विवरण तैयार करना चाहिए। विवरण तैयार करने के उपरांत हमें सर्वप्रथम अपने समाज के उन परिवारों को ढूंढना चाहिए जिनकी वैचारिक एवं मानसिक अवस्था हमसे मेल खाती है। हमें प्रारंभ में इन सभी परिवारों का एक मंच तैयार करना अनिवार्य होता है जहां पर हम इनके साथ अपनी सेवाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम हो सकें। अपने कर्तव्य क्षेत्र को हमें समयबद्ध तरीके से इस नए मंच के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। अर्थात हम जिस भी कार्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां से हमें उस समय को खोजना होता है जो मूल रूप से हम व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। हमें इस रिक्त समय को अपने नए मंच को सजाने के लिए उपयोग करना होता है। मूल रूप से जब हम अपने मंच को सजाना प्रारंभ करेंगे तो यही कार्य हम सभी मंच के ऊपर आसीन परिवारों के साथ भी साझा करेंगे। हमारा मंच सुनहरे सूत्र के साथ बना होना चाहिए। ये सुनहरा सूत्र 2 प्रकार से उपयोगी होता है। पहला 4-4 सूत्र एवं दूसरा 6-6 सूत्र। दोनों ही सूत्रों में मंच संचालक आप बन सकते हैं, अर्थात आपका मंच या तो अंक 17 को उपयोग करे अथवा अंक 37 का उपयोग करे। आप जिस भी प्रकार से स्वयं के मंच का निर्धारण करने की योजना बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार आपको अपने मंच पर विराजमान सहयोगियों का भी ध्यान रखना होगा। प्रारंभिक स्तर पर हमें अपने मंच पर आसीन सभी बुद्धिजीवियों को सम्मानपूर्वक एक धारा प्रवाह से जोड़ना होगा। ये धारा प्रवाह उन सूचनाओं का होगा जो आपने मंच सजाने से पूर्व प्राप्त की थी। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक रूप से सामने आती है। अर्थात हमारा यह मंच सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमें आर्थिक व्यवस्था का स्रोत खोजना होता है। हमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था को इस मंच के साथ जोड़ना होता है जो हमें न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे अपितु ऐसे निवेश के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे हमारा मंच अपने प्रत्येक सदस्य को समान मंच निर्मित करने योग्य प्रशिक्षण दे सके। इसके लिए स्वाभाविक तौर पर हमें बाजार का उपयोग करना आवश्यक होगा। कोई भी सभ्यता तभी तक प्रगतिशील रह सकती है जब तक उसमें उचित रूप से उत्तम आर्थिक श्रेणी का प्रवाह होता रहे। किंतु इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमें वित्तीय बाजार को समझना आवश्यक है। हमने आज तक अपने शैक्षिकी जीवन में जिस प्रकार का शिक्षण लिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे वित्तीय बाजार कहा जाता है, के विषय में नहीं समझा है। यह एक ऐसा विषय है जिसको हम इस अध्याय में आपको विस्तार से समझाएंगे। आपको केवल इस विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एवं स्वयं को स्वयं के लिए ही प्रशिक्षित भी करना है। वित्तीय बाजार एवं वित्तीय उद्योग एक ऐसे मंच है जिनकी समझ जिस भी व्यक्ति को हो जाती है वह शीघ्रता से अपने जीवन का विकास करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता चला जाता है। यह उद्योग प्रारंभ में हमसे हमारा व्यक्तिगत समय प्रशिक्षण के रूप में मांगता है एवं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को निवेश के रूप में उपयोग करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आपको एक बात अपने मस्तिष्क में सदा सोचने पर बाध्य करती होगी कि विश्व के जितने भी धनवान लोग हैं उनके पास ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा वह धनवान बने हैं एवं लगातार धन एकत्र करते चले जा रहे हैं। वास्तव में इन सभी लोगों के पास वित्तीय समझ है जिसके द्वारा वे न केवल धन एकत्र कर सकते हैं अपितु धन का बाजार तक खड़ा कर सकते हैं। ये सूत्र समझने के लिए आपको भारत के खुदरा बाजार की विशालता की सही अर्थों में जानना होगा। भारत में खुदरा बाजार का आकार 2026 तक 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की आशा है, जो 2020 में 883 अरब डॉलर थी।
प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठने से पहले रात को सोने तक जिन भी वस्तुओं को उपयोग करता है वह खुदरा बाजार के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचाई जाती हैं। विश्व के सभी धनवान लोग मूल रूप से खुदरा बाजार का है उपयोग करते हैं एवं अपने निवेश को कई गुना बढ़ा लेते हैं। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति श्री वॉरेन बुफेट जो आज 92 साल के हैं, जिनका विश्व के बाजार में निवेश आज भी सर्वाधिक है। उनका यही कहना है कि हर उस उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए जो मूल रूप से खुदरा बाजार के लिए उत्पादन करता है। एक सामान्य व्यक्ति को खुदरा बाजार केवल एक उपभोक्ता के रूप में उपयोग करता है। व्यक्ति को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि वह अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का प्रतिमाह कितना खर्च कर देता है। एक यथार्थवादी उदाहरण से आपको समझाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उपयोग में लेकर आता है उस पर औसतन कितना खर्च करता होगा। इस विषय पर कह पाना लगभग असंभव ही होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक आधार अलग अलग होता है। भारत सरकार के आंकड़ों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमको ये ज्ञात होता है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रतिदिन के भोजन, वस्त्र इत्यादि पर औसतन 500 रुपये खर्च करता है। प्रति व्यक्ति यह खर्च उस समय होता है जब वह अपना दैनिक जीवन न्यूनतम आधार पर जी रहा होता है। यदि हम बच्चों की पढ़ाई, उत्सव का खर्च एवं अन्य सुविधा शुल्क इनके साथ जोड़ देते हैं तो ये खर्चा लगभग 1500 रुपये प्रतिदिन हो जाता है। अर्थात एक महीने में लगभग 45,000 रुपये यदि एक परिवार के पास आते हैं तो वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। यदि व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है तो वह घर भी किराए पर लेता है जिसका औसतन मासिक व्यय लगभग 8,000 रुपये होता है। बिजली एवं अन्य सुविधाएं जोड़कर यह खर्च लगभग 12 से 15,000 रुपये का हो जाता है। अर्थात यदि एक परिवार को जिसमें 4 से 5 सदस्य रहते हैं उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए लगभग 70,000 रुपये का मासिक धन उपलब्ध होना चाहिए। किंतु ये धन वर्तमान में केवल 10% लोगों को ही उपलब्ध हो पाता है। अपने जीवन को सही अर्थों में चलाने के लिए परिवार में प्रति व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके उपरांत भी भारत का लगभग 70% वर्ग ऐसा है जिसमें मासिक धन प्राप्ति 25,000 रुपये से भी कम है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था भूमिगत स्तर पर कैसी होगी। यह आंकड़ा केवल भारत का ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों का है। विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर भूखमरी तक के वातावरण खड़े हो चुके हैं। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, यहाँ पर अधिकांश परिवार न्यूनतम से भी कम आय में अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं। यदि हम इंटरनेट पर यह खोजने का प्रयास करें कि सरकार एवं आर्थिक सलाहकार समितियों के द्वारा एक परिवार को वर्तमान में न्यूनतम कितना धन मिलना चाहिए तो आप इस आंकड़े को देखकर भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 4 व्यक्तियों की अनुमानित मासिक लागत वाला परिवार बिना किराए के $1,093 और 90 सेंट 90,243 रुपीस और 80 पैसे है। एक अकेले व्यक्ति का अनुमानित मासिक खर्च बिना किराए के $312 25,737 रुपीस और 90 पैसे। इन आंकड़ों को देखकर यह प्रतीत होता है कि भारत एक समृद्ध एवं वैभवशाली जीवन अपने प्रत्येक नागरिक को आज प्रदान कर रहा है। किंतु वास्तविकता से यह बहुत ऊपर है। अर्थात आज भारतीय बाजार में अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले युवा 8,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच में अपनी सेवाओं को बेचने के लिए बाध्य हैं। इसमें भी उनकी समय सीमा आवश्यकता से अधिक उपयोग की जाती है। बाजार का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि धन अर्जित
करने के लिए धनवान मानसिकता का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हम आज तक तैयार नहीं हो पाए हैं। धनवान मानसिकता के विषय में हम अपने पूर्व अध्याय में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक दृष्टि से धनवान मानसिकता पैदा करना भी एक कला होती है। आपके समक्ष खुदरा बाजार का यथार्थवादी चित्रण रखने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। यदि एक सामान्य व्यक्ति जो स्वयं को मूल रूप से अशिक्षित भी मानता है चाहे तो इस खुदरा बाजार को स्वयं के लिए एक अच्छा निवेश का केंद्र बना सकता है। इसके लिए उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये प्रशिक्षण किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, आपको इस अध्याय के अंत में प्राप्त हो जाएगा। हमने इसका एक छोटा सा नमूना पिछले अध्याय में भी आपसे साझा किया है। हमारे जीवन में दो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका सही अर्थों में उपयोग करना हमें आना चाहिए। पहला क्षेत्र सुरक्षा एवं दूसरा निवेश के रूप में जाना जाता है। हमारे जीवन में जान, माल इत्यादि की सुरक्षा कई प्रकार से की जाती है। ये सुरक्षा मूल रूप से खरीदी जाती है। उदाहरण के तौर पर भारत में पिछले कई वर्षों से इंश्योरेंस नामक व्यवस्था का चलन है, जो कई प्रकार से सुरक्षा हेतु कार्य करती है। एक सामान्य व्यक्ति अपने धन अथवा संपत्ति की सुरक्षा के लिए बैंक जैसे संस्थाओं का भी उपयोग करते हैं। किंतु सुरक्षा से अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र निवेश का गिना जाता है। निवेश को समझने के लिए हमें बाजार में अपने रुपए का भाव क्या चल रहा है, इसका पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि बाजार में हमारे रुपए का भाव 10 रुपए की बढ़त लेता है तो हमें भी अपने निवेश का इतना ही लाभ मिलना चाहिए। किंतु किसी भी मंच के द्वारा बाजार भाव के समान हमें निवेश की गई धन राशि अथवा संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता। हम लोग छोटी पूंजी के साथ व्यापार करने के लिए बाजार में उतरते हैं तो बड़ी पूंजी लगाने वाले व्यापारिक गण सरलता से हमें टिकने नहीं देते। व्यापार एक ऐसा सूत्र होता है जिसको समझ पाना प्रत्येक के सोच की सीमा से बाहर होता है। आपको अपने निवेश को इस प्रकार से उपयोग करना है जिससे वह निवेश न रहकर एक आवश्यक योजना बन जाए। बाजार में जिस भी वस्तु की आप मांग करते हैं उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जाता है। उत्पादन शुल्क एवं इस खुदरा शुल्क के मध्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ से ही सारा खेल प्रारंभ होता है। जितने भी खुदरा व्यापारी आपको वर्तमान में दिख रहे हैं, इनमें से अधिकांश मूल रूप से बड़े व्यापारियों की एक श्रृंखला होती है। बाजार को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, इस विषय में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आपके समक्ष सारांश में उसी को दोहराएंगे। उत्पादक अपने प्रत्येक उत्पाद को संभावित ग्राहक के पास पहुँचाना चाहता है। इसके लिए वह अलग अलग विपणन चैनलों का उपयोग करता है। मार्केटिंग सिस्टम अर्थात विपणन प्रणाली के अधिनियम के अंतर्गत उत्पाद को किसी एक माध्यम से ही ग्राहक पर पहुंचाया जा सकता है। इसके नियमों के अंतर्गत यदि आपने 2 या उनसे अधिक विकल्पों का मार्ग अपनाया तो आपको इस अधिनियम के अंतर्गत दंड भी भुगतना पड़ सकता है। मूल रूप से प्रत्येक सरकार को प्रशासनिक विधियों द्वारा इस प्रकार का ज्ञान होता रहता है कि कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से उत्पादन एवं वितरण कर रहा है। एक लंबे समय से विपणन प्रणाली पारंपरिक ढांचे का उपयोग करती आ रही है। इस पारंपरिक ढांचे में उत्पाद को 3 प्रकार से बाजार में पहुंचाया जाता है। इसके लिए उत्पादों को कुछ प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे तीव्र गति से उपयोग होने वाले उत्पादों को एफएमसीजी अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के रूप में मान्यता मिली हुई है। एफएमसीजी अर्थात ऐसे उत्पाद जिन्हें उपभोक्ता तीव्र गति से उपयोग कर सकता है एवं एक समय अवधि के मध्य में ही वह इनका दोबारा से उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है।
एफएमसीजी उन उत्पादों से संबंधित है जो बाजार में तेजी से और उचित रूप से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। इन उत्पादों में सबसे अधिक लाभ कमाया जाता है। दूसरी श्रेणी में वह उत्पाद आते हैं जिनको हम 6 महीने से लेकर 2 साल के मध्य में आवश्यकता पड़ने पर खरीदते हैं। ग्राहक इन उत्पादों का उपयोग सामान्य तौर पर अपनी इच्छा के अनुसार भी करता है। तीसरी श्रेणी में वह सभी उत्पाद आ जाते हैं जो हमारी सुख सुविधाओं से सीधे संबंध रखते हैं। इन तीनों श्रेणियों में जहां पर ग्राहकों की आवश्यकता एवं संख्या जैसी होती है, उस प्रकार से ही लाभ की मात्रा तय कर दी जाती है। एफएमसीजी उत्पादों के लिए पारंपरिक मार्केट सबसे तीव्र गति से कार्य करती है। बाजार में इन उत्पादों को उतारने के लिए एक विपणन प्रणाली का गठन किया जाता है, जिसे 2 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, पारंपरिक श्रृंखला के माध्यम से एवं दूसरा सीधे उपभोक्ता से जुड़कर। दोनों का चयन उत्पादक अपने व्यक्तिगत खर्चों को देखते हुए करता है। उत्पादक यदि बड़े स्तर का हो तो वह यही प्रयास करता है कि वह विपणन प्रणाली श्रृंखला का ही उपयोग करें। ऐसा करने से उसकी प्रबंधन नीति श्रेष्ठ लाभ देती है। किंतु यदि उत्पादक छोटे स्तर का होता है तो वह अपने ही बिचौलियों के द्वारा सामान सीधा दुकानदार तक पहुंचा देता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार उत्पादों को उपयोग में ले सकता है। जैसे जैसे बाजार में तेजी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे नए नए निकाल बाजार में आते चले जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विपणन प्रणाली माल को रखने और वितरित करने का एक नया और उन्नत तरीका है। ये चलन आधुनिक युग के लिए माना जाता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े उत्पादक उत्पादन से मानसिक तौर पर जुड़कर अपने उत्पाद को विपणन करते हैं। उत्पादों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक श्रेणी में उत्पाद वही रहते हैं जिनका उपयोग हम पहले से करते हुए आ रहे होते हैं, किंतु दूसरी श्रेणी में उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जाता है। यह विशेष परिवर्तन इसलिए किया जाता है क्योंकि बाजार में खुलापन आ जाता है। जिस उत्पाद को स्थानीय इकाई द्वारा बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता सामान्य तौर पर स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रह सकती है। कुछ ऐसे उत्पाद भी निर्मित लिए जाते हैं जिनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्धारित की जाती है। परिणाम स्वरूप इन उत्पादों का शुल्क सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसे उत्पादों को प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से बाजार में उतारा जाता है। पारंपरिक विपणन प्रणाली रूपी ढांचे को मूल रूप से अप्रत्यक्ष बिक्री में रखा जाता है। प्रत्यक्ष विपणन प्रणाली अलग अलग नमूनों अर्थात मॉडलों के माध्यम से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार जगत में कई प्रकार के मॉडल निर्मित कर रखे हैं। 1. सामान्य व्यक्ति के लिए 3 प्रकार के मॉडल प्रचलन में हैं। प्रत्यक्ष सदस्यता मॉडल, प्रत्यक्ष विपणक मॉडल एवं बहुस्तरीय विपणन मॉडल। इनमें से प्रत्येक मॉडल व्यापारी अथवा उत्पादन समिति बाजार के अनुसार उपयोग में लाती है। प्रत्यक्ष सदस्यता मॉडल विशेष तौर पर बड़ी संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए उपयोग में लेकर आती है। कुछ संस्थाएं कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अतिरिक्त छूट के साथ यह सारा सामान उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों के अतिरिक्त और कोई नहीं ले सकता। प्रत्यक्ष विपणन मॉडल अपने उत्पाद को बाजार में छोटे व्यापारियों अथवा ग्राहकों तक सीधे पहुंचाने का एक विशेष माध्यम होता है। प्रत्येक वितरक को अपने उत्पाद की बिक्री पर खुदरा लाभ प्राप्त होता है। इस मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक वितरक अपनी विशेष कला के द्वारा अधिक से अधिक उत्पाद बाजार तक पहुंचाता है एवं धन लाभ प्राप्त करता है।
यह मॉडल विशेष तौर पर भारत में एक लंबे समय से चलन में है, जिसमें कुछ वितरक अपना एक विक्रय मंच भी बना लेते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर, विभागीय स्टोर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के मॉडल आज पूरे भारत में बहुत अच्छे स्तर पर फल फूल रहे हैं। आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार के स्टोर सरलता से दिख जाएंगे। तकनीक ने एक ऐसा मंच भी खड़ा कर दिया है जिसमें उत्पादों को कंप्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा अपने लिए आरक्षित करके सीधे घर पर भी मंगवाया जा सकता है। इसे ऑनलाइन सेवा भी कहा जाता है। कई प्रकार के वितरक अपने ऑनलाइन मंचों के द्वारा बहुत अच्छे स्तर पर धन लाभ अर्जित कर रहे हैं। सामान्य जनता इन सभी डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में उत्पादन की गई वस्तुओं का सरलता से चयन कर लेती है एवं लाभान्वित भी होती है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर उत्पादन किए गए उत्पादों का प्रत्येक श्रेणी के रूप में आपको सामान उपलब्ध हो जाता है। अपने उत्पाद का मूल्य न्यूनतम रखने के लिए इन सभी स्टोर के मंच संचालन अपने लिए एक साझा मंच तैयार कर लेते हैं। सामान्य तौर पर इन वितरक साथियों को उत्पादनकर्ता 20 से 30% तक का खुदरा लाभ प्रदान करते हैं। किंतु एक योजना प्रत्येक उत्पादक बनाता है जिसके अंतर्गत यदि एक तय सीमा से अधिक उत्पादन की गई वस्तुओं को उठा लिया जाए तो यहां खुदरा लाभ को 40 से 50% तक भी प्रदान किया जा सकता है। यह उत्पादनकर्ता की अपनी व्यक्तिगत मूल्य प्रणाली का एक हिस्सा होता है, जिसमें वह अपने मित्र को अधिक से अधिक लाभान्वित कर देता है। एक सामान्य व्यक्ति इन सभी गुप्त बातों से अनभिज्ञ रहता है एवं 10 से 15% के अधिकतम खुदरा लाभ को एक बड़ी उपलब्धि मान लेता है। इस छोटे से खुदरा लाभ को ग्राहक को प्रदान करने के कारण व्यापारी एक बड़े खुदरा लाभ को अर्जित कर लेता है। व्यापारी मुख्य तौर पर अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापार का नियम ही होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। बाजार में कब किस रूप में गिरावट आ जाए इसका कहना अत्यंत कठिन होता है, और ऐसी स्थिति में अपने व्यापार को संचालित करते रहना भी एक कला होती है। तीसरे मॉडल के रूप में बहुस्तरीय विपणन प्रणाली कार्य में आती है। इस प्रणाली के माध्यम से सामान्य तौर पर केवल उन्हीं वस्तुओं को बेचा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नियमों के अंतर्गत उच्च कोटि की होती हैं। उत्पादनकर्ता को इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए कई प्रकार के मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। यह उत्पादनकर्ता के उत्पाद पर निर्भर करता है कि वह किस उत्पाद के लिए किस प्रकार के प्रमाण पत्र अर्जित करना चाहता है। ये प्रणाली एक ग्राहक को भी व्यापारी बनने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से जो उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं, उनका सामान्य तौर पर किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं किया जाता है। इस परियोजना के अंदर ग्राहक ही प्रचारक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके लिए उन्हें परियोजना के अंतर्गत धन लाभ एवं कई प्रकार के अन्य उपहारों से लाभान्वित किया जाता है। ग्राहक को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वह उत्पादक के विभिन्न उत्पादों को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचाते हुए अन्य ग्राहकों को भी अपने समान कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बहुस्तरीय वितरण प्रणाली, जिसे हम व्यावसायिक भाषा में MLM के नाम से जानते हैं, इसका चलन भारत में 1990 के दशक से एक विदेशी कंपनी के माध्यम से स्वरूप में आया। भारत में इस विकल्प को बहुत पसंद किया गया और 1996 से लेकर 2022 तक बहुत सारे विकल्प बाजार में उतारे जा चुके हैं। इस पूरी अवधि में बाजार को व्यापार के इस मॉडल ने बहुत बड़ी उछाल प्रदान की है। इस विकल्प का सबसे सुंदर दृश्य ये है कि भारत
सरकार भी इसके प्रति 2008 में गंभीर हो गई एवं 2015 में पहली बार इसके लिए संयुक्त समिति बनाकर कुछ दिशानिर्देशों को जारी किया गया। बाजार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, किंतु 2019 दिसंबर में कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने इस विकल्प को एक नया स्वरूप ही दे दिया। 2015 में भारत सरकार एवं वित्तीय सलाहकार समिति फिक्की के संयुक्त मंच में इस उद्योग को भविष्य के लिए श्रेष्ठतम विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया गया। किंतु यह उद्योग कुछ ऐसे कुचक्रों से घिर गया था जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में इससे जुड़े हुए लोगों को आर्थिक हानि का भी दुख झेलना पड़ा। आवश्यकता थी इस औद्योगिक मॉडल को एक नया नाम एवं स्वरूप देने की। कुछ बुद्धिजीवियों ने इस उद्योग को जनसामान्य के एक नेटवर्क के रूप में देखा एवं इस प्रकार से इस पर ध्यान आकर्षित किया कि इसे एक नए विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। इसका एक नया नाम नेटवर्क विपणन अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग रखा गया। किंतु कार्य कर रहे सभी लोगों को इसकी बारीकियों से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक था। लंबे समय से कार्य कर रहे लोगों ने कुछ मांगों को भी सरकार के सामने रखा। इन मांगों में 3 मांगों को प्राथमिकता से बल दिया गया। पहला, इस उद्योग से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जीवनशैली से जोड़ा जाए। दूसरा, सभी वित्तीय समीकरणों में इसका भी विशेष स्थान अंकित किया जाए। तीसरा, धोखाधड़ी करने वाले लोगों एवं विकल्पों के लिए दंड का कड़ा प्रावधान निर्धारित किया जाए। 28 दिसंबर 2021 का दिन नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के लिए एक सुनहरा दिन बन गया। भारत सरकार ने इस उद्योग को अन्य उद्योगों के समान मान्यता देते हुए कुछ ऐसे ही नियमों का निर्धारण कर दिया। अब इस उद्योग से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित हो गया है। इस नियमावली में कुछ बातों को विशेष तौर पर प्रमुखता दी गई है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति यदि किसी प्रोजेक्ट मॉडल से जुड़ता है तो उसको उसके द्वारा दिए गए शुल्क का उचित मूल्यांकन मिलना चाहिए। किसी भी मॉडल में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश वितरक अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तो उसको आवश्यकता पड़ने पर समर्थन भी मिलना चाहिए। वितरक के लिए किसी भी मॉडल के साथ जुड़ने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्राप्त की गई धनराशि एवं उपहार कर मुक्त स्थिति में ही दिए जाएंगे। प्रत्येक उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ की प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से उस पर लिखी होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे नियमों को सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। अब आपको इस बात से अवगत कराते हैं कि उद्योग किस प्रकार हमें लाभान्वित कर सकता है और इस अध्याय के विषय से संबंध जुड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस उद्योग को अपने व्यवसाय के रूप में चुनता है उसे इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि वह इस उद्योग से किस प्रकार का लाभ उठा सकता है। प्रत्यक्ष बिक्री एवं अप्रत्यक्ष बिक्री की पुरानी प्रक्रिया से नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग कई अर्थों में अलग है। कोई भी उत्पादक अपने वितरक को वितरक न कहकर सहयोगी के नाम से संबोधित करेगा। मूल रूप से प्रत्येक सहयोगी जिस व्यापारिक मॉडल से जुड़ेगा उसमें उसे एक उपभोक्ता के साथ साथ व्यापारिक मंच भी प्रदान किया जाएगा। इस मंच में वह अपने व्यापार को ऑनलाइन बैठकर कहीं पर भी देख पाएगा। उसे अपने उत्पाद के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह केवल नेटवर्क मार्केटिंग के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग मंच पर किस प्रकार करना चाहिए इसके विषय में पहले ही आपसे चर्चा की जा चुके हैं, किंतु आपको इस उद्योग का सबसे सुंदर पक्ष अब बताते हैं। भारत में डिजिटल मार्केटिंग इसके लिए उपयुक्त मंच कहा जा सकता है।
डिजिटल मार्केटिंग का मंच जब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मिल जाता है तो इस उद्योग को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हमने अपने पूर्व अध्याय में भविष्य के बाजार के विषय में आपसे चर्चा की है, ठीक उसी संदर्भ में नेटवर्क मार्केटिंग अपना श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। इसके लिए हमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपनी सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए एवं उनके जीवन में डिजिटल मंच का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार एक छात्र अपने शैक्षिकी अवधि में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करता है, जिसके पीछे का उद्देश्य भविष्य के लिए श्रेष्ठ स्तर पर रोजगार को अर्जित करना होता है, ठीक उसी प्रकार इस उद्योग के लिए भी गंभीरता आवश्यक होती है। इस उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता इसका लचीलापन एवं वित्तीय बाजार को एक अलग दृष्टिकोण से देखना है। यह उद्योग विश्व में जिस स्तर पर लोगों को लाभान्वित कर चुका है, भारत के संदर्भ में वह एक छोटी सी घटना के समान है। क्योंकि भारत विश्व में एक सबसे बड़े बाजार के रूप में प्रचलित होता जा रहा है, यहाँ पर इस उद्योग के लिए असीमित अवसर उपलब्ध हैं। प्रारंभिक चरणों में हमने आजीविका के 2 प्रकार के स्रोतों पर चर्चा की थी। हम सभी किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसे हम अपनी पारंपरिक कार्यशैली से जोड़कर चलते हैं। अधिकांश लोगों को इस कार्यशैली में अपनी आवश्यकता के अनुसार धन लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके लिए वह वैकल्पिक धन लाभ के स्रोत की सदैव ही खोज करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसके सामने विश्व का खुला बाजार नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में स्वागत करता है। हमें वैकल्पिक आय के स्रोत पर बल अवश्य दिया जाना चाहिए है, किंतु वर्तमान में चल रहे बाजारीकरण का एक व्यावसायिक चरित्र निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। नेटवर्क उद्योग भविष्य में इस विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के धन लाभ अर्जित किया जा सकता है, किंतु यह उद्योग विशेष तौर पर हमारे लिए नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसके विषय में सारांश में ये कहा जा सकता है कि भविष्य में यदि किसी उद्योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सही अर्थों में समझ सकते हैं, तो वह नेटवर्क मार्केटिंग का उद्योग ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को लेकर सदैव से ही चिंतित रहता है। उसे ये बात सही अर्थों में समझ नहीं आती है कि उसकी आजीविका उसका साथ कब तक दे पाएगी। वह अपना जीवन जिस संस्थान को देता है, वहां पर उसे आर्थिक रूप से प्रगति नहीं मिल पाती है, क्योंकि संस्थान के नियम और बाजार के नियमों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाजार में जिस प्रकार से तथाकथित महंगाई बढ़ती है, उसकी तुलना में उसके संस्थान के भीतर कर्मचारियों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। आज का वित्तीय बाजार जिस गति से बदल रहा है, उस गति से भारत में कार्य कर रहे प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग के लोग पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। सरकारें भी बाजार को देखते हुए नियमों का निर्धारण करती है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति इन नियमों को समझ नहीं पाता है। भारतीय शैक्षिकी संस्थान अपने छात्रों को शिक्षा तो प्रदान करते हैं, लेकिन बाजार के अनुसार तैयार नहीं करते हैं। बाजार में जिस प्रकार से आर्थिक परिवर्तन होते हैं, इसका विशेष सत्र आयोजित नहीं किया जाता। एक लंबे समय तक छात्र अपनी शिक्षा अभिभावकों के दिशा निर्देशों एवं धन व्यय से ही करते हैं। इसकी सबसे बड़ी हानि उनको व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत होती है। चाहे व्यवसाय जिस भी रूप में हो, किंतु धन को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसका सही ज्ञान किसी के पास भी नहीं होता है। परिणाम यह निकलता है कि समाज के अधिकांश लोग सदैव बाजार के भाव को छू नहीं पाते हैं। इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आपके समक्ष उपलब्ध है।
इस उद्योग को करने के लिए आपको प्रारंभ में किसी भी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल खुदरा बाजार को ही समझना होता है एवं अपने घरेलू सामान को निवेश के रूप में देखना होता है। जब आप किसी भी वस्तु को निवेश के रूप में देखते हैं तो संभावित तौर पर आप उससे लाभ कमाना चाहते हैं। हमारा पूरा बाजार लाभ एवं हानि पर ही टिका हुआ है। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को इसलिए ही पढ़ाते हैं ताकि वे भविष्य में लाभ एवं हानि के विषय को समझ सके। अपनी ओर से श्रेष्ठ शैक्षिकी संस्थाओं का चयन करते हैं एवं अत्यधिक धनराशि भी खर्च करते हैं। ऐसा करने के उपरांत भी जब उनके बच्चे स्वयं को योग्य समझते हैं तो वह वित्तीय समीकरणों को समझने के लिए रोजगार की खोज करते हैं। उन्हें इस बात का अनुमान भी नहीं होता है कि उनको अपनी सेवाएं किस रूप में और किसको देनी है। वह केवल अपना मूल्य किसी तीसरे व्यक्ति के समीकरणों के आधार पर तय कर लेते हैं। छात्र को अपना मूल्य निर्धारण पता ही नहीं होता है, इसलिए वह न्यूनतम सेवा शुल्क के साथ स्वयं को भिक्षुक की भांति समर्पित कर देता है। वैसे हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा कर दी है, किंतु यहाँ पर एक नए स्वरूप में आपसे इसका चिंतन करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक सामान्य स्नातक छात्र अथवा छात्रा को एक धनराशि खर्च करनी पड़ती है जो लगभग रु 30 लाख के आसपास होती है। किंतु यदि वह किसी तकनीकी कोर्स को सीखता है तो यही धनराशि रु 50 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। बाजार के अनुसार खर्च की गई धनराशि का धन लाभ न्यूनतम 1% मासिक मिलना ही चाहिए। किंतु यदि यह धनराशि इससे कम प्राप्त हो रही है तो वैकल्पिक आय खोजनी आवश्यक हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मंच होता है जिस पर आप इस धनराशि को 0.01% से प्रारंभ करते हुए 25% तक लेकर जा सकते हैं।